नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है हमारा, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीरीज है उसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने इतना कंटेंट कवर किया है कि आपके एग्जाम में 90 प्लस नंबर तो हमारे श्योर होंगे। और आज के लेक्चर्स के अंदर हम जो हमारी एलपीपी जो बुक्स है उसके 60 प्लस ऐसे क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं कि जिससे बाहर हमारे एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चंस न आए। ओके, तो आज के लेक्चर्स को देखने के बाद आपको एलपीपी में और कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बाकी के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो इस लेक्चर्स को देखेंगे तो इसमें हम किस सिलेबस को कवर करेंगे, तो वो सिलेबस हमारे स्क्रीन के ऊपर है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे हमारे, इन सभी टॉपिक्स को हम एक साथ कवर करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है और लास्ट तक के लिए हमने वो पॉइंट्स रखे हैं जो एग्जाम के अंदर जो 90 मिनट्स है आपके, यदि उन 90 मिनट्स में आप उन बातों का ध्यान रखें तो आपके श्योरली 100 प्लस जो मार्क्स है वो आने के लिए कोई नहीं रोक सके। तो लास्ट के अंदर हम एग्जाम के अंदर क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर इतने कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन फ्यूजन कंप्लीट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं वो कंप्लीट हम कर पाए। तो वो भी हम लास्ट के अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे x1 हमारा x में बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल x2 हमारा x के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल X एक सेट है और x जो हमारे पास में है वो कैपिटल X के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। तीन एलिमेंट हमारे, दो एलिमेंट x में बिलोंग्स कर रहे हैं, इसके लिए एक एलिमेंट x कैपिटल X में बिलोंग्स कर रहा है और ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है x कि इस x को हम इन दो x1 और x2 के इस प्रकार से लिख सके लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहां लैम्डा की ये वैल्यू है तब वह समुच्चय या सेट होगा। तो इस प्रकार का जो समुच्चय सेट होता है इसे बोलते हैं अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट है हमारा एक अवमुख समुच्चय होता है तो किस प्रकार का कोई हो जो अवमुख समुच्चय होता है तो वो हम जानते हैं कि जो अधि समतल है या हाइपरप्लेन, ये एक अवमुख समुच्चय होता है। तो अधि समतल या हाइपरप्लेन हमारा एक अधि अवमुख समुच्चय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड कि कोई हमारे निकाय है या सिस्टम है जो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है ax = b और x हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 है, इसके जितने भी हमारे सुसंगत हल या फेजिबल सॉल्यूशन के अवमुख समुच्चय के जो चरम बिंदु है या एक्सट्रीम पॉइंट जिनको कहते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी जो संख्या है वो संख्या होती है हमारी सीमित, ओके, फाइनाइट होती है। निम्न में से कौन सा समुच्चय हमारा अवमुख समुच्चय नहीं है, तो अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट हम किसे कहते हैं, ऐसा सेट जो या तो ये कंडीशंस फुलफिल करे या फिर उसके सेट के अंदर हम उसके परिधि या सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर हम कोई दो पॉइंट लें और उनको मिलाएं तो वो जो लाइन है हमारी रेखाखंड लाइन सेगमेंट वो कंप्लीटली उस सेट के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास सर्किल, इसके किसी भी दो पॉइंट को हम लाइन लेके ड्रॉ करें तो वो रेखा हमेशा इस सर्किल के अंदर होती है। तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है हमें नहीं। तो क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमें पूछा है या नहीं पूछा हुआ। जल्दबाजी में हमें पूछा था या नहीं और हम सही के ऊपर टिक लगा के आ जाते हैं। तो यहाँ ये हमें दिया हुआ है, एक तो ये कंडीशंस, ये पैराबोला की कंडीशंस होती है y² = x, तो ये हमारे पास में इस प्रकार का होगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ड्रॉ करेंगे हमेशा इस लाइन के ऊपर इसके सेट के अंदर रहेगा। ये सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल के अंदर भी हमारे पास में हर लाइन इस सर्किल के अंदर रहेगी। ये एलिप्स या दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, तो इसके अंदर भी हमारे पास में लाइन खींचेंगे वो इस शेप के अंदर ही रहेगी। लेकिन ये जो शेप है
कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एक सर्किल हो गया, तो इसका जो मान है इसकी रेडियस वो 3 से और 5 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इस रेडियस को हमने 3 कहा और इसको हमने 5 कहा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे क्या है, इसकी बाउंड्री के ऊपर है और यहां से हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस ये हमारे पास में केवल ये सैप है, ओके, इसके बीच में खाली है। तो ये लाइन का यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो इस सैप के अंदर ही नहीं है, तो कंप्लीटली लाइन है वो इस आकृति के अंदर नहीं आ रही, इसलिए हमारा ये जो आंसर है वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है, अवमुख समुच्चय नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है कि दी गई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में कि जो भी हमारे पास में लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उनमें निम्न में से एक व्यवरोध या कॉन्ट्रेंट्स की प्रकृति बदलता है। तो इन जो चर हमें दिए हुए हैं वो कौन से चर इसके प्रतिरोध या में व्यवरोध की जो है उसको चेंज करेगा। तो कोई भी वेरिएबल व्यवरोध की प्रकृति को चेंज नहीं करता, तो ना तो कृत्रिम चर होगा, ना आधिक्य पूरक चर होगा, ना न्यूनता पूरक चर होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6 है हमारा, यदि किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी के आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतमता की सभी शर्तें संतुष्ट होती है, तो उस केस में हम जानते हैं इस केस में एलपीपी के अंदर कोई हल विद्यमान नहीं होता। तो यहाँ पर हमें केवल एक सुसंगत हल मिलेगा, नहीं होगा, सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है, कम से कम एक सुसंगत हल विद्यमान होगा, नहीं होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन हमेशा एक अवमुख समुच्चय होता है। तो सदैव अवमुख समुच्चय नहीं होता है, ये गलत है। रिक्त समुच्चय होता है, ये भी गलत है। सदैव अवमुख समुच्चय होता है, सही है। अवमुख समुच्चय नहीं होता, ये भी हमारा गलत है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो समस्या का हल होगा। अब देखो यहाँ सुसंगत हलों का समुच्चय हमें रिक्त समुच्चय दिया हुआ है, तो हल ही क्या होता है, हल सुसंगत हल में से ही हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है जो उसको अधिकतम या न्यूनतम करे। अब ये है ही नहीं हमारे पास में, तो उसका हमें कोई हल नहीं मिलेगा, तो इसके अनंत हल होंगे, रॉन्ग, कोई हल नहीं है, ठीक है। इष्टतम हल नहीं मिलेगा, इष्टतम हल हमेशा सुसंगत हल से निकालते हैं, अपरिबद्ध हल, ये भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, एक एलपीपी का आधारित सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल कहलाता है। तो अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल कब कहलाएगा, जब उसमें कम से कम एक जीरो मिल जाए। तो कम से कम एक आधारित चर हमें कैसा मिले, जीरो, तो ये हमारा राइट होगा। सभी आधारित चर शून्य हो, ये गलत है, सभी नियम से कम हमारे पास में कोई भी आधारित चर शून्य नहीं हो, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो कम से कम हमें एक आधारित चर शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 के अंदर हमें दिया हुआ है यदि ax इक्वल्स टू b और जो ये x है ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 है कि सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है, तब ये हमें स्पेस दिया हुआ है कि इसमें हमें क्या वैल्यू आएगी। तो इसके जो चरम बिंदु है एक चरम हल देंगे, तो इस खाली स्थान के अंदर हमें क्या लिखना है उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कम से कम 2, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी सुसंगत हलों का जो अवमुख समुच्चय है वो एक अवमुख बहुभुज है। तब देखो बहुभुज मिल गया, इसका मतलब हमें जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो इसके शीर्षों के ऊपर हमें प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पे हमें बहुभुज दिया हुआ है, तो चरम बिंदु एक चरम हल देगा, तो कम से कम एक चरम हल तो हमें मिलेगा। तो कम से कम दो, जरूरी नहीं दो हो, सभी, ये भी कोई जरूरी नहीं, कोई एक, एनी ऑफ दैट, इनमें से कोई एक, कम से कम एक का मतलब एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। कोई एक का मतलब केवल और केवल एक ही मिल रहा है हमें, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा। कम से कम दो, इसमें हमें एक मिल गया तो ये हमारा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सही करेंगे, कम से कम एक। तो एक तो है ही, एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा n चरों में m समीकरण हमें दी हुई है, और जो चरों के नंबर है वो समीकरण के नंबर से ज्यादा है वाले निकाय ax बराबर b का एक आधारी हल, ओके, बेसिक सॉल्यूशन कहा गया है। तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा ये हमें प्रूव करना है। तो जब हमारे पास में इस प्रकार की वैल्यू हो तो उसमें n-1 चर हमारे शून्य होने चाहिए या जीरो होने चाहिए, और m जो इसमें लोअर है वो हमारे नॉन जीरो होने चाहिए, तभी हमें बेसिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यथार्थ है m-n चर शून्य होने चाहिए, ठीक है, और m चर अशून्य होने चाहिए, ओके, ये हमारा सही होगा। इसमें हमें दिया हुआ है n-1 चर अशून्य और m चर शून्य कह रहा है, जबकि होने क्या चाहिए थे, अशून्य। तो इसका ये गलत हो जाएगा हमारा, n-m चर शून्य और m चर अशून्य। तो यहाँ पे n-m हमारे शून्य होने चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट के अंदर हमें दिया हुआ है n-n चर, और यहाँ पे n हमें ग्रेटर देन है, तो m-n हमारा रॉन्ग होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, n-m हमारा राइट होगा। तो n-m चर शून्य, m हमारे अशून्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, ओके। n हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो n में से माइनस करेंगे m को, उतने हमारे शून्य होने चाहिए, बाकी के हमारे अशून्य होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल होगा। तो जो हमारे पास में सुसंगत हल की हम बात कर रहे हैं, कैसा, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का, तो केवल प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। हम जानते हैं कि सुसंगत हल वो हल होता है जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। तो केवल प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला, केवल ऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला, प्रतिबंधों तथा ऋणात्मक प्रतिबंधों सभी को संतुष्ट करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो केवल को नहीं करेगा, वो तो सभी को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, प्रतिबंधों तथा ऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला। फिर है हमारा सिंप्लेक्स विधि या सिंप्लेक्स कलन विधि का जो विकास 1947 में हुआ, वो किसने किया था, तो वो किया था हमारा जॉर्ज डेंट जर्विग ने, जॉर्ज डेंट जर्विग ने। तो इन्होंने 1947 में सिंप्लेक्स विधि या सिंप्लेक्स कलन विधि का विकास किया था। क्वेश्चन 14 है हमारा, इसमें हमें दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की एक व्यापक और क्रमिक जो विधि होती है वो होती है हमारी सिंप्लेक्स विधि। तो दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की एक क्रमिक और व्यापक विधि हम सिंप्लेक्स विधि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15 है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के न्यूनतमीकरण हेतु आधारित सुसंगत हल के इष्टतम होने की एक आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त होगी। तो ये ध्यान में रखें, यदि हमें न्यूनतमीकरण दिया हुआ है तब तो होगी zj माइनस cj का मान लेस एंड इक्वल 0, और यदि हमें अधिकतमीकरण दिया हुआ है या मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है हमें, तब इसकी कंडीशन होगी zj माइनस cj इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, मिनिमाइजेशन है तो हमारी ये कंडीशंस होगी, और मैक्सिमाइजेशन है तो हमारी zj माइनस cj इज लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16 है, n चरों में m समीकरण, और यहाँ m हमारा n से लेस देन है, तो n तो हमारे चर है, वेरिएबल, m हमारी इक्वेशंस है।
तो जो निकाय है हमारा ax बराबर b से व्यक्त किया जाता है, तो इसके जो अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान होगा। कब होगा? जब एक ही रैंक और ए बी की जो रैंक है वो हमारी सेम आ जाए, किसके? एम के, जो किसकी वैल्यू है? समीकरण की। तो इस केस के अंदर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 में हमें दिया हुआ है m चरों में m समीकरण का निकाय जो ax बराबर b से व्यक्त किया जाता है के आधारित हलों की अधिकतम संख्या। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम संख्या क्या होगी? तो यदि हमें चर n दिए हुए हैं, समीकरण m है, तो उसमें अधिकतम जो चर होंगे वो होंगे हमारे NCM। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18, इसमें हमें n चरों में m समीकरण जहां m लेस देन n दिया हुआ है का निकाय ax बराबर b से व्यक्त किया जाता है कि निकाय के अनअपभ्रष्ट आधारी या नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, इसमें जो हल होंगे वो कब होंगे? जब n माइनस m तो हमें शून्य मिले और m हमारे शून्यतर मतलब नॉन जीरो हो, तब हम उन्हें अनअपभ्रष्ट आधारित हल कहेंगे। तो m शून्य हमारे चर होने चाहिए, m शून्यतर चर होने चाहिए। ओके, m शून्यतर चर होने चाहिए। लेस एंड इक्वल रॉन्ग, n माइनस m शून्यतर चर, ये तो शून्य होने चाहिए, ये तो हमारे शून्य होने चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ m शून्य है, m हमारा अशून्य होना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 में हमें दिया हुआ है किसी समष्टि En में ये जो समुच्चय हमारा सेट x, ये अवमुख समुच्चय है। यहाँ पे x1 x2 हमारे x के अंदर है और एक एलिमेंट x हमारा कैपिटल X में है, जहां पर इस x को हम x1 और x2 के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ये यदि अवमुख समुच्चय होता है तो x को हम x1 और x2 के रूप में लिख सकते हैं। एक को हम लैम्डा से मल्टीपल करें, एक को 1 माइनस लैम्डा से मल्टीपल करें और इनका सम हमारा x के इक्वल होता है और लैम्डा का मान 0 और 1 के बीच में होता है या 0 1 होते हैं। तो x का मान लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, ये तो ठीक है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है। x का मान लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर भी लैम्डा की वैल्यू हमें रॉन्ग दी हुई है। लैम्डा की वैल्यू x की वैल्यू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये भी ठीक है और लैम्डा की वैल्यू भी ठीक दी हुई है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन 4 के अंदर फिर से हमें लैम्डा की वैल्यू रॉन्ग दी हुई है। तो कुल मिला के ये लैम्डा की वैल्यू हमें एग्जैक्ट लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 20 के अंदर हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट हमें चूज करना है जो हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रत्येक अधिसमतल या हाइपरप्लेन में एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल सही होता है हमारा, प्रत्येक अधिसमतल में एक अवमुख समुच्चय होता है। सेकंड, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है, ये भी सही है। थर्ड, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय अवमुख समुच्चय होता है, ये भी सही है। एंड फोर्थ, परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय नहीं होता है, ये गलत है। तो परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये नहीं के कारण हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ये होता है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 21 है, इसमें हमें रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का जो मैट्रिक्स रूप है उस मैट्रिक्स रूप को z=cx लिखें, ax का जो मान है वो लेस एंड इक्वल या ग्रेटर एंड इक्वल b होता है हमारा, और x हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। इसमें ये जो c है, इस c के बारे में पूछा गया है कि ये c किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी।
तो हम जानते हैं कि सी हमारी रो मैट्रिक्स होती है। सी को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स होती है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 21 में हमें दिया हुआ है रेखीय प्रोग्रामन समस्या के मैट्रिक्स रूप, वही मैट्रिक्स रूप हमें यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर ये जो b है ये b पूछा गया है कि b का मान क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 है सक्रियता सदिश। सक्रिय सदिश हमारे अल्फा j होते हैं, तो ये b हमारा सक्रियता सदिश नहीं होगा। मूल्य सदिश तो z की वैल्यू में दिया हुआ होता है। आवश्यकता सदिश, हाँ ये आवश्यकता सदिश है हमारी कि क्या रिक्वायर्ड जो वेक्टर है वो होंगे हमारे b। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो अल्फा जे होते हैं हमारे सक्रियता सदिश, मूल्य सदिश हमारे z में होते हैं और आवश्यकता सदिश होंगे हमारे b। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23 सुसंगत क्षेत्र या फेजिबल जो एरिया है वो हमारा क्या होगा, तो किस प्रकार का होता है। तो ये हमेशा उत्तल प्रकार का होता है, तो ये हमेशा उत्तल प्रकार का होगा। ओके, तो अवतल भी नहीं होगा, चतुर्भुज भी नहीं होगा और उपरोक्त में से कोई नहीं है। हमें एक राइट आंसर मिल रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 में हमें दिया हुआ है कि जो रेखीय प्रोग्रामन समस्या है उसका जो मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में उनसे पूछा गया है। तो ये जो हमारे पास में रेखीय प्रोग्रामन समस्या है इसका मैट्रिक्स फॉर्म हमारा हमेशा z मैक्सिम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने z मैक्स यहाँ लिखा हुआ है, एक z मैक्स हमारा ये लिखा हुआ है, इन दोनों में मिनिमम है, दैट मींस ये दो तो हमारे रॉन्ग हो गए। तो z मैक्स, z का मान cx के इक्वल होता है, ठीक है। x का मान हमारा b होता है, ये भी सही है। और b का मान लेस एंड इक्वल 0 है, ये हमेशा हम ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेते हैं। x का मान ग्रेटर एंड इक्वल 0 ये भी ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे b का मान हमें लेस एंड इक्वल 0 दिया हुआ है। z इक्वल्स टू cx, x b ग्रेटर एंड इक्वल 0 और x ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो यहाँ पे सभी कंडीशंस हमारी सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 5, इसमें हमें दिया हुआ है उद्देश्य फलन, कि जो हमें उद्देश्य फलन का जो अधिकतम हल होता है वो कहाँ होता है। तो इसका जो अधिकतम हल है वो स्थित होता है हमेशा सुसंगत क्षेत्र के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये शीर्षों के ऊपर होता है। सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर, बिल्कुल सही। सुसंगत हल नहीं होता, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक हमें राइट आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा सही, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 26, इसमें हमें दिया हुआ है तो सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो इसके जो बाह्य भाग के बिंदु उसको कहेंगे हम असंगत हल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा असंगत हल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27, इसमें हमें दिया हुआ है सिंप्लेक्स कलन विधि में निम्न समीकरण की जो समस्या है z cx, इसको हम अधिकतमीकरण समस्या में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है कि यदि कोई सिंप्लेक्स कलन विधि है उसमें हमें z मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन दिया हुआ है, उसको मैक्सिमाइजेशन, हमें न्यूनतमीकरण दिया हुआ है, अधिकतमीकरण में कैसे चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीपल कर देंगे, तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में, मैक्सिमाइजेशन हमारा मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है कि z का जो इनवर्स है 1/z लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, -1 से मल्टीपल करेंगे। समस्या के दोनों पक्षों को z -1 से गुणा करेंगे, ये भी गलत हो गया हमारा। समस्या के दोनों पक्षों को -1 से गुणा करेंगे, ये हमारा राइट होगा। इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन हमें सही मिल रहा है, तो 4 ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवमुक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, नहीं। तो कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। हम जानते हैं कि अवमुक्त समुच्चय के अंदर
जो भी हम लाइन खींचे वो कंप्लीट उस आकृति में होनी चाहिए। तो इसके दो शीर्षों के बीच जो भी हम लाइन खींचेंगे वो सभी इसके अंदर आ रही है, तो ये है, इसके अंदर भी आ रही है, ये भी होगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच में हमने लाइन खींची, ड्रॉ की, तो इसका ये पार्ट इस शेप के अंदर ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो एक हमारा नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन 29 में हमें दिया हुआ है कि जो ग्राफीय विधि है, ग्राफिकल मेथड से किसी एलपीपी का जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें जो बहुभुज की जिस बिंदु पर हम समस्या का इष्टतम हल, ओके, जो हमें मान चाहिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, वो विद्यमान होगा, तो ये हमेशा बहुभुज के शीर्ष के ऊपर होता है। तो बहुभुज के अंदर, बहुभुज के किसी भुजा पर इष्टतम मतलब एक जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिले, बहुभुज के बाहर, बहुभुज के शीर्ष पर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यदि अल्फा 1 हमें प्रवेशी सदिश एंटायरिंग वेक्टर तथा बीटा 2 हमें अपगामी सदिश दिया हुआ है, तो इसका जो मुख्य अवयव होगा, वो मुख्य अवयव क्या होगा, इसका मुख्य अवयव होगा हमारा y21। तो y के नीचे पहले जो हम 2 है वो 2 किसका लेंगे, हम अपगामी सदिश वाला 2, और फिर जो आएगा 1 वो लेंगे हम प्रवेशी सदिश का। तो y के नीचे पहले होगा अपगामी वाला, फिर प्रवेशी वाला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 y21 सदिश हमारा मुख्य सदिश होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमें दिया हुआ है कि आधारित हलों के लिए जो हमारा कथन है वो कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे n का मान हमेशा m से ग्रेटर देन होना चाहिए। n क्या है, चरों की संख्या, m क्या है, समीकरणों की संख्या। क्वेश्चन 32, आधारित हल ज्ञात करने के लिए कितने चरों को शून्य के बराबर रखना पड़ता है। तो हम जानते हैं n माइनस m चरों को हमें शून्य के बराबर रखना पड़ता है। क्वेश्चन 33, एलपीपी के आधारित हल में आधारित चरों के संगत सदिश होते हैं। तो हमेशा ये जो आधारित चरों के संगत जो सदिश होते हैं ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं या एक घात स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन 34 में हमें दिया हुआ है कि जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है उसके जनक के रूप में किसे कहा माना जाता है। तो उसके जनक के रूप में जॉर्ज बी डेंट भी थे और मार्शल वुड भी थे और एक इनके साथी भी थे। तो ये दो हमारे कंफर्म है, जॉर्ज डी डेंटजिग और मार्शल वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। इन दोनों को इसके जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध दिया हुआ है हमें, तो उसकी जो द्वैती समस्या है ड्यूलिटी प्रॉब्लम, उसमें भी हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यदि अपरिबद्ध दिया हुआ है तो उसके सॉल्यूशन अपरिबद्ध होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो जब भी हमें किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध दिया हुआ है तो उसके ड्यूलिटी के अंदर या तो सॉल्यूशन अपरिबद्ध होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36 है। इसमें हमें दिया हुआ है कि प्राचीन काल में एलपीपी को किस विज्ञान के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में एलपीपी को संक्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, इसमें हमें दिया हुआ है कि ये जो हमें कथन दिए हुए नीचे इनमें से कौन सा कथन हमारा रॉन्ग होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है जब रैंक ऑफ ए बी के इक्वल है और जो एन के इक्वल है तब निकाय का अद्वितीय हल होता है। ये राइट होगा, सही होता है हमारा। जब रैंक ऑफ ए बी से लेस एंड इक्वल होती है तब निकाय के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होते हैं, ये भी हमारा राइट है। जब रैंक ऑफ ए बी के इक्वल है तब निकाय
संगत या कांस्टेंट होता है, ये भी सही है। दोनों की रैंक यदि समान है तो निकाय हमारा संगत होता है। जब रैंक ऑफ ए और बी के इक्वल है तब निकाय असंगत या इनकांस्टेंट होगा, ये रॉन्ग होगा हमारा, क्योंकि असंगत के लिए इनकी रैंक नॉट इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ भी ऑप्शन में यदि एक संगत और एक असंगत दिया हुआ है, दोनों एक पे हैं, तो इन दोनों में से एक सही एक गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल दिया हुआ है, जबकि असंगत के लिए हमारा कैसा होता है? नॉट इक्वल। तो ये चारों के चारों हम इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं, एक साथ भी पूछ गया है, एक बार पहले भी आया था ये यूनिक के लिए, और इन तीन के लिए भी अलग अलग पूछा जा सकता है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को भी आप याद रखें, और यहाँ पर ये नॉट इक्वल वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 38, इसमें हमें दिया हुआ है आद्य समस्या या प्रीमर प्रॉब्लम जिसमें ZP हमारा CX के इक्वल है, और जो कंडीशंस हमें दी हुई है वो दी हुई है AX लेस एंड इक्वल B और X हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। इसकी जो द्वैत समस्या या ड्यूलिटी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होगी? तो इसकी जो ड्यूलिटी प्रॉब्लम्स है वो ZD B की पावर T W B ट्रांसपोज W A ट्रांसपोज W ये ग्रेटर एंड इक्वल होगा C ट्रांसपोज के, और W हमारा लेस एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में कंडीशंस है W हमारा यहाँ पे एक तो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे जो ZD और B ट्रांसपोज TW है इनके मान हमारे इक्वल होने चाहिए। तो ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ इक्वल हमें दिया हुआ है और ये हमें ग्रेटर एंड इक्वल दिया हुआ है, W हमारा ग्रेटर एंड इक्वल दिया हुआ है, तो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी हमें लेस देन दिया हुआ है, यहाँ भी लेस देन दिया हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सेकंड। ये यहाँ ये चीज का ध्यान रखेंगे, ये लेस एंड इक्वल के लिए ये कंडीशंस है। यदि ये कंडीशंस हमारी AX ग्रेटर एंड इक्वल B के लिए दी हुई होती, बाकी सब एज इट इज, तो हमारे पास ZD इसके इक्वल होता, W इसके इक्वल होता, और यहाँ पर ये कंडीशंस हमारी चेंज हो जाती, ये होती हमारी A ट्रांसपोज W लेस एंड इक्वल C ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे लेस एंड इक्वल के लिए पूछा गया है, ग्रेटर एंड इक्वल के लिए भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो वहां पर ये ध्यान रखेंगे। बाकी तो ये दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल की जगह हमारा क्या आ जाएगा? लेस एंड इक्वल। ओके, तो यदि प्रॉब्लम यहाँ हमें लेस एंड इक्वल है तो ड्यूल में ग्रेटर एंड इक्वल होगा, यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल है तो ड्यूल में इसका लेस एंड इक्वल होगा। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें आद्य समस्या में किसी प्रतिबंध के दाईं ओर का जो अचर या है कांस्टेंट है वो तदनुरूपिया करेस्पॉन्डिंग उसकी जो द्वैत समस्या में प्रकट होता है, तो क्या होगा? तो आद्य समस्या में किसी प्रतिबंध के दाईं ओर का जो कांस्टेंट है उसके करेस्पॉन्डेंस जो हमें ड्यूल समस्या में क्या कांस्टेंट होना चाहिए? तो जो आद्य समस्या में जो कांस्टेंट दिया हुआ है किधर दिया हुआ है? हमें दाईं ओर, तो उसके करेस्पॉन्डेंस ड्यूल समस्या के अंदर क्या कंडीशंस होगी? तो उसके जो ड्यूल सम प्रॉब्लम्स है हमारी, उसके उद्देश्य फलन के एक गुणांक में होगा, ये प्रतिबंध के दाईं ओर का कांस्टेंट होगा, निवेश निर्गम गुणांक में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे ऑप्शन 1 हमारा राइट होगा, उद्देश्य फलन के एक गुणांक में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, इसमें हमें दिया हुआ है कि द्वैती चरों की यथार्थतः संख्या बराबर होती है। तो जो ड्यूलिटी जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनकी जो संख्या है वो एग्जैक्ट कितनी होगी? तो ये होती है हमारी आद्य प्रतिबंधों की संख्या के, किसके इक्वल होगी? हमारी आद्य प्रतिबंधों की संख्या के। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 40 है इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमारी आद्य समस्या है उसका अधिकतम हमें ZP इक्वल्स टू CX दिया हुआ है और यहाँ पर जो प्रतिबंध है हमारे कंडीशंस वो AX इज लेस एंड इक्वल B और X हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 है का कोई सुसंगत हल हमें X दिया हुआ है और जो कैपिटल W है हमारा वो इसकी द्वैत समस्या के न्यूनतम ZD इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज W के लिए है और यहाँ पर इसके जो प्रतिबंध हमें दिए हुए हैं वो ये है और W हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 दिया हुआ है। इसका सुसंगत हल है तो ZP और ZD के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध क्या होगा, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर उपयुक्त संबंध पूछा गया है तो इनके अंदर जो उपयुक्त संबंध होगा वो होता है हमारा ZD लेस एंड इक्वल ZD। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास में कंडीशंस है किसकी, अधिकतम की दी हुई हमें यहाँ पे, यदि हमें अधिकतम का दिया हुआ होगा तो ZP हमारा ZD से लेस एंड इक्वल होगा और यदि यहाँ पर हमें न्यूनतम दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन दिया हुआ है, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, ZP हमारा ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा ZD से। ओके, ZP इसके लिए तो ये मैक्सिमम है और इसके ये ड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि अधिकतम दिया हुआ है तो लेस एंड इक्वल देखना है और यदि मिनिमम दिया हुआ है तो ग्रेटर एंड इक्वल होगा। तो इस केस में ZP ग्रेटर एंड इक्वल ZD हो जाएगा जब हमें यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है या न्यूनतम दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 42 में हमें दिया हुआ है कि जो आद्य समस्या है वो असममित है, अनसिमेट्रिक। तो इसकी द्वैती समस्या के अंदर जो चर होंगे वो चर कैसे होने चाहिए, तो इसके जो चर होंगे असममित के लिए आद्य समस्या में हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होंगे, हमेशा कैसे होंगे, ग्रेटर एंड इक्वल 0। नेक्स्ट है हमारी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ये इस समस्या को हम ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइजेशन कर दिया हुआ है तो ड्यूल में मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम वाले जो है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए, एक ही बचा हमारा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे तो मैक्सिमाइजेशन कर दिया हुआ है, ये हमारे पास में कंडीशंस है, तो हमारे पास में एक ही और आंसर बचा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1। बाकी 3 हमारे मैक्सिमाइजेशन के दिए हैं तो रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पर हम चेक करें कि ये इसका सही है, तो यहाँ जब भी हम ड्यूल के अंदर लेते हैं तो ड्यूल के अंदर क्या लेते हैं, बेस को लेते हैं। तो ये हमारे पास में 6u और 6v के साथ आ गया, 2 ले लिया हमने, w1 w2 ले, यहाँ पे uv में ले रखा है तो हमने uv में ले लिया। उसके बाद में ये हमारे पास में कंडीशंस, तो 3 और 2, तो 3u प्लस 2v, मिनिमाइजेशन है हमेशा ये सिंबल लेंगे हम ग्रेटर एंड इक्वल वाले, और यदि यहाँ पे मिनिमम होता फिर हम सिंबल ये वाले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कंडीशंस है तो 3 2 u के अंदर रिलेशन आ गया, और ये 3 और 2 हमारा 6 के साथ होगा, तो 2u पहले समीकरण ये आ रही है तो ये u के साथ, बाद में ये आ रही है तो ये 3v के साथ, और ये हमारा 6 के साथ, और यहाँ uv ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है। तो ये भी हमारा चेक कर लिया हमने, तो फाइनली इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 44, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो आद्य समस्या है उसकी द्वैती किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें आद्य समस्या ये दी हुई है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम के अंदर दी हुई है ZP इक्वल्स टू 6x1 माइनस 3x2, कंडीशंस दी हुई हमें 3x1 प्लस 2x2 इज लेस एंड इक्वल 25, और एक कंडीशन दी हुई हमें x1 इज ग्रेटर एंड इक्वल 4, और यहाँ पर x1 और x2 हमारे ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। तो मैक्सिमम की कंडीशन दी हुई है, इसको चेंज करना है हमें, तो ये लेस एंड इक्वल के अंदर होने चाहिए हमारी कंडीशंस। यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल है तो पहले इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x1 इज लेस एंड इक्वल -4। अब हम इसको ड्यूल देखेंगे, तो मैक्सिमम की है तो ड्यूल हमारी मिनिमम होनी चाहिए। अब यहाँ
सभी ऑप्शन हमारे मिनिमम है, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब ZD हमारा, तो जो भी हमारे पास में इक्वल वाली वैल्यू है वो हमारे पास में आएगी। तो इक्वल की वैल्यू हमारे पास में ये 2 है, ये हमारे W में चली जाएगी। तो 25 हमारा पॉजिटिव है, तो 25 W1, और ये हमारा नेगेटिव है, तो माइनस का 4 W2, ये हमारे ZT के अंदर आ गया। तो ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में हम कंडीशंस देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी W1 के साथ होगी, सेकंड इक्वेशन हमारी W2 के साथ होगी। तो x1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो नेक्स्ट हमारी स्टेप्स क्या होगी, 3W1 माइनस का W2, तो 3W1 माइनस W2। अब ये x वाली वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास में, तो x की वैल्यू हमारी 6 है, तो इसका मान 6 से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड स्टेप भी हमारी राइट है। फिर थर्ड, इसके अंदर x2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो x2 इसमें नहीं है, तो ये W2 का मान हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर केवल आएगा 2W1, और 2W1 का मान क्या होना चाहिए, -3 से ग्रेटर एंड इक्वल। तो 2W1 का मान -3 से ग्रेटर एंड इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे W1 और W2 के मान हमारे ग्रेटर एंड इक्वल 0 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 1 सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 45 की बात करें, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न में ये जो हमारे पास में कंडीशन दी हुई है, इसमें हम न्यूनतम पूरक या स्लैक वेरिएबल किसके अंदर ऐड करेंगे। तो न्यूनतम पूरक या स्लैक वेरिएबल हमेशा हम उस इक्वेशन में ऐड करते हैं जो इक्वेशन लेस एंड इक्वल की होती है। तो लेस एंड इक्वल की इक्वेशन हमारे पास ऑप्शन 1 में है, ये ग्रेटर एंड इक्वल है, ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो बाकी 3 में हम इसको नहीं ऐड करेंगे। ग्रेटर एंड इक्वल में हम क्या जोड़ेंगे, आदिक्य पूरक चर या सरप्लस वेरिएबल। तो इसमें हम आदिक्य पूरक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं। तो जो न्यूनतम पूरक हमसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन 46 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या का हमें मानक रूप पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मिनिमम z दिया हुआ है 4x1 + 2x2 सच दैट कंडीशंस दी हुई है हमारी। तो एक तो ड्यूल p के अंदर हमने चेंज करना सीख गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमेशा हम z को मैक्सिमम करके चलते हैं। तो मिनिमम z है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम इसको चेक करेंगे आगे, ये मिनिमम रॉन्ग हो गया। इनमें से कोई नहीं, तो ये एक मैक्सिमम का दिया हुआ है, तो हमें इसे चेक करना है। फिर सेकंड कंडीशंस क्या होती है कि ये जो b की जो वैल्यू होती है वो सभी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि किसी में नेगेटिव है तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करके पॉजिटिव बना देते हैं। तो इसे हम मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा हमें, तो ये मैक्सिमम में हो जाएगा -4x1 -2x2। ठीक है, हमारा सही है यहाँ तक। उसके बाद में हमें कंडीशंस देखो, यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल है, इसको इक्वल में लाना होगा, तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा ताकि ये बड़ी वैल्यू इससे छोटी वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो यहाँ हमें माइनस करना होगा, तो हमने x3 माइनस कर दिया, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, ये भी हमारा सही है। ये पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा x1 + x2 इज लेस एंड इक्वल 21। ओके, पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों हमारे पॉजिटिव आ गए। अब इस छोटी वाली वैल्यू को x1 + x2 21 से लेस देन है, तो इस छोटी वैल्यू को इस 21 बड़ी वैल्यू के इक्वल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो x3 हमने ऐड कर दिया, इसमें हम x4 ऐड कर देंगे, तो x1 + x2 + x4 ये हमारा 21 के इक्वल आ जाएगा। ये भी हमारा राइट है। थर्ड के अंदर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, इसे इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी वैल्यू है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो -x5 कर देंगे। तो -x5 हमारा किया हुआ है, और ये हमारे पास में यहाँ भी सही है। और जितने भी हम वेरिएबल ऐड करते हैं वो सभी वेरिएबल हमारे ग्रेटर एंड इक्वल 0 होने चाहिए, तो सभी ग्रेटर एंड इक्वल 0 भी हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को सिंप्लेक्स कलन विधि द्वारा
हल करने के लिए हमें कितने कृत्रिम चर या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जोड़ने पड़ेंगे। तो कृत्रिम चर जोड़ने के लिए हम कब जोड़ते हैं, जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिले, तो उसके लिए हम कृत्रिम चर ऐड करते हैं। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हम कृत्रिम चर किस में ऐड करेंगे, मैट्रिक्स वाली में। तो इसे हमें मैक्सिमम में चेंज करने से यहाँ पे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, केवल उसने कृत्रिम चर पूछा है। तो पहले इसको हम चेक करें, तो ये हमारे पास में 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4 हमारा लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई ऐड नहीं करना, इक्वल में दिया हुआ है। ये लेस एंड इक्वल है, तो हमें एक प्लस करना होगा ताकि ये हमारे पास में इक्वल में वैल्यू बन जाए। तो x1 प्लस 2x2 प्लस इसमें हमने x3 ऐड कर दिया, तो ये हमारा 3 के इक्वल आ गया। 2x1 प्लस का x2 और यहाँ हमें माइनस करना होगा ताकि ये इसके इक्वल आ जाए, तो x3 हमने ऐड कर दिया, तो माइनस का x4 इक्वल्स टू 0। अब ये मैट्रिक्स किस पैटर्न की है, ये मैट्रिक्स में 3 इक्वेशन है, तो हमें इस प्रकार की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो यदि इस प्रकार की मिल जाएगी तो हम कृत्रिम चर ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज है, देखो x3 ये 3 आ रहा है, जबकि आना 1 चाहिए, तो x1 नहीं हो सकता हमारा। x2 के लिए यहाँ पे 2 आ गया। अब x3 के लिए x3 है, तो इसको हम 0x3 लिख सकते हैं, और इसमें भी हम 0x3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में 3x1 x2 प्लस 0x3 x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो 1 into x3 और 2x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस x4, ये माइनस में आ रहा है, जबकि माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें केवल एक ही वैल्यू मिली है 0 1 0 1, बाकी दो हमारे पास में इस मैट्रिक्स के अंदर इस पैटर्न की नहीं है, इसलिए जितने कम होंगे उतने हमें कृत्रिम चर ऐड करने होंगे। तो यहाँ 2 कॉलम ऐसे हैं जिनमें हमें आइडेंटिटी वाली नहीं मिल रही, तो हमें 2 कृत्रिम चर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन 48 के अंदर हमें दिया हुआ है, हमें 2 समीकरण दी हुई है यहाँ पे, एक 2x1 प्लस 6x2 2x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 3, और दूसरी दी हुई है हमें 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस 6x4 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमें ये वेरिएबल ग्रेटर एंड इक्वल 0 दिए हुए हैं, तो इनमें अधिकतम आधारी हलों की संख्या क्या होगी। तो ये इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं अधिकतम आधारी चरों की। ये n क्या है, n है वेरिएबल की संख्या, तो कितने हैं 1 x1 x2 x3 x4, तो 4 है हमारे पास में, तो n का मान 4। m क्या है, समीकरणों की संख्या, तो कितनी समीकरण है 2 है, तो हमारे पास में 4c2 का मान निकालेंगे, तो 4 into 3 2 into 1, ये 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 6। तो इसमें कितने अधिकतम आधारी हल होंगे, तो इसमें 6 अधिकतम आधारी हल होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49, इसमें हमें एक एलपीपी की टेबल दर्शाई गई है और हमसे जो असत्य कथन है वो हमसे पूछा गया है। अब फर्स्ट है हमारा मुख्य अवयव 8 है, तो मुख्य अवयव हम कैसे निकालते हैं कि ZJ माइनस CJ में जो सबसे मिनिमम होता है, तो यहाँ ZJ माइनस CJ में सबसे मिनिमम क्या है -3, इस -3 के कॉलम में आएंगे और इस कॉलम में एक तो हमारे पास में 0 वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए और एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव वाले हैं उन पॉजिटिव वालों का ये जो बेस है, बेस में हम डिवाइड करेंगे और उनमें जो सबसे मिनिमम होगा वो हमारा मुख्य अवयव आएगा। तो 12 में 4 का डिवाइड करेंगे और एक हम 10 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3, ये 3.33, तो मिनिमम कौन है ये, तो ये मिनिमम है, तो इस कॉलम में जो होगा वो होगा हमारा मुख्य अवयव। तो यहाँ पर मुख्य अवयव क्या है 4, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है 8, तो हमें फर्स्ट स्टेप में हमें रॉन्ग आंसर मिल गया। सेकंड क्या कह रहा है
चरों x4 x5 x6 के संगत सदिश एक तत्समक आव्यूह बनाएंगे। तो यहाँ x4 x5 और x6 तीनों में 0 है, तो ये दिख रहा है हमें कि एक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अपगामी सदिश A5 होगा, तो जो भी हमारे पास में डिपार्टिंग, तो कौन सा हमारा निकलेगा, तो यहाँ देखो जो हमने मुख्य अवयव लिया है उस मुख्य अवयव के सामने वाला हमारा निकलेगा यहाँ से, तो कौन निकलेगा हमारा A5, तो A5 हमारा क्या होगा अपगामी सदिश होगा, ये भी सही है। और परवेशी सदिश A2 है, तो परवेशी सदिश क्या होगा हमारे पास में, परवेशी सदिश जैसे हमारा ये निकलेगा यहाँ से, तो जो सबसे मिनिमम है किसमें Zj माइनस Cj में सबसे मिनिमम के अंदर आ जाओ, कौन सा है y2, तो y2 के कारण हमारा A2 हमारा यहाँ से क्या होगा निष्कार एंट्रिंग करेगा, तो ये सबसे मिनिमम वाला, तो सबसे नेगेटिव ऊपर वाला वो हमारा आएगा, जो मुख्य अवयव के सामने वाला है वो हमारा चला जाएगा। ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ये हमारा मुख्य अवयव होगा, जबकि यहाँ हमें एट दिया हुआ है, तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ हमारा रॉन्ग होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, क्योंकि आ सकते हैं पूछा गया हमसे क्वेश्चन 50, ये हमें दिया हुआ है कि हमें एक एलपीपी दी हुई है मिनिमम जेड की, इस प्रकार से हमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमें कंडीशंस दी हुए हैं, इसके से जो हमें टेबल बनाएंगे, फिर हमसे मुख्य अवयव पूछा गया है। तो यहाँ पहले जो मिनिमम है, सबसे पहले मिनिमम को हम किस में चेंज करते हैं, मैक्सिमम में, तो ये बनेगा मैक्सिमम z इक्वल्स टू -x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, माइनस से मल्टीपल कर देंगे, और जो कंडीशंस होंगे हमारे पास में सच दैट हमारे पास क्या कंडीशंस बनी, ये लेस एंड इक्वल है, तो इसमें हम ऐड करेंगे, तो 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 यहाँ तक तो है, फिर हमने ऐड कर दिया x4 और ये हमारे पास में इक्वल में आ गया 7, ये भी लेस एंड इक्वल है, तो माइनस का 2x1 प्लस का 4x2, हमने x3 ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो x3 तो हमारा आ ही रहा है, तो प्लस 0x3 लिख सकते हैं इसे हम, 0x4 लिख सकते हैं इसे हम। अब यहाँ पे हमें ऐड करना होगा ताकि ये इक्वल आ जाए, तो इसमें हमने ऐड कर दिया x5 और ये इक्वल आ गया हमारा 12 के। इसके बाद इसमें भी लेस एंड इक्वल है, इसमें भी ऐड करना होगा, तो इसमें हम x6 ऐड कर देंगे, तो माइनस का 4x1 प्लस का 3x2 प्लस का 8x3, बाकी हमारे 0 0 आ जाएंगे, यहाँ पर हम x6 ऐड कर देंगे और ये इक्वल आ जाएगा हमारा 10 के। तो यहाँ पे देखो ये 1 0 फिर 0 फिर 0 1 0 0 0 1, तो एक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो यहाँ हमें कोई कृत्रिम चर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ Zj की वैल्यू रखेंगे -1 3 -2, बाकी हमने खुद से ऐड किया है, तो ये 0 0 0 के साथ होंगे, तो -1 3 -2 0 0 0। फिर यहाँ CB लेते हैं, CB के अंदर हम क्या लेंगे, CB के अंदर हम इस Z के अंदर जो मान आ रहे हैं किसके, जो भी हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे उसके। तो यहाँ पे जो हमारे पास में X भी है, क्या क्या आइडेंटिटी बनी, तो X4 सबसे पहले ऊपर आ रहा है, तो x4 की वैल्यू हमने ऊपर रख दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1, फिर ये वाला 1, तो फिर 1 का आ रहा है x5 के ऊपर, फिर नीचे वाला 1 का आ रहा है x6 के ऊपर। तो ये हमारे पास में इस प्रकार के हमें स्टार्टिंग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ये x4 का, x5 का, x6 का, x4 के संगत a4 a5 a6 हम ले लेते हैं। बेस, तो बेस के अंदर हमें मान दिए हुए हैं, वो बेस के अंदर हम मान रखेंगे 7 12 और 10। फिर हमारे पास में ये जो वैल्यू है y1, तो y1 क्या है, y1 है मैट्रिक्स कैसी बनी, तो ये मैट्रिक्स कैसी बन रही है हमारी 3 माइनस का 1 2 0, ये 1 फिर 0 0, फिर हमारे पास में माइनस का 2 फिर 4 फिर 0 फिर 0, फिर हमारे पास में 1 फिर 0 माइनस का 4 फिर 3
फिर एट 0 0 और ये हमारा 1। ये हमारे पास में मैट्रिक्स बन रही, तो ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास में 3 -1 3 1 0 0 3 -1 3 हमारे पास में है, -2 4 0 0 1 0। तो यहाँ पर ये 2 की जगह 3 होगा हमारा, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे यदि 3 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, बाकी सेम ही मैट्रिक्स है हमारी। फिर -2 4 0 0 1 0 -2 4 0 0 1 0 -4 3 8 0 0 1। तो ये हमारे पास में सेम मैट्रिक्स बनेगी और इसका हमने मुख्य अवयव अभी निकाला है, तो इसका मुख्य अवयव क्या आ जाएगा हमारा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 51, इसमें हमें दिया हुआ है z 2x1 - 10x2 और कंडीशंस हमें दी हुई है x1 - x2 greater than equal 0, x1 - 5x2 is less than equal -5 और x1 और x2 दोनों हमारे greater than equal 0 दिए हुए हैं। इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से हमें z का मान प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार का किया जा सकता है, तो ये हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। पहले तो ये जो हमारे -5 है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए कॉलम हमारा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये होगा माइनस का x1 प्लस का 5x2 ये ग्रेटर देन इक्वल 5। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो ये एक हमने दो वेरिएबल हमारे x1 x2, एक को हमने x1 ले लिया और एक को हमने x2 मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशंस के अंदर यदि हम इक्वल लें तो x1 हमारा क्या होगा, यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 की जो होगी एक सेंटर के अंदर एक लाइन होगी, ये हमारा x1 बराबर x2 को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास में वैल्यू है यहां से ये बनेगा माइनस का x1 5x2 इक्वल्स टू 5। यहां पर हम पॉइंट निकालें तो एक बार x1 को 0 रखा तो x2 का मान आएगा 1, तो x2 का मान 1 के ऊपर हमारा x1 का मान 0 है, तो 0 1 हमें पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा x2 को 0 रखेंगे तो हमें x1 का मान मिलेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 ये है तो यहाँ कहीं हमें माइनस का 5 मिलेगा। इस प्रकार से हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में इस प्रकार की एक लाइन चलेगी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो ये अनंत में जाके कहीं ऐड होगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है कि x1 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 है, x2 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 है और ये कंडीशन जो y बराबर x वाली है ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल के लिए है। इसका मतलब इसका एरिया होगा हमारा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये जो कंडीशंस है हमारी ये भी हमारे ग्रेटर देन इक्वल की तरफ है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमारा लेस देन इक्वल के लिए थी पहले, तो ये हमारे पास में कंडीशंस बनेगी। तो यहाँ पे जो एक तरफ से ये अनबाउंडेड जैसा है, पैरेलल टाइप का इनफाइनाइट पे जाके ये हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हम केवल इसका मैक्सिमम मान तो निकाल नहीं सकते क्योंकि किस पॉइंट के ऊपर कट करेगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम केवल इसका मिनिमम मान निकाल सकते हैं क्योंकि एक तरफ से हमारा क्या है ये अनबाउंडेड है, तो इसका हम मिनिमम मान निकाल सकते हैं, केवल निम्नलिखित मान हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें समीकरण निकाय दिया हुआ है के लिए आधारित हल हमें दिए हुए ए बी और सी, इनमें से कौन सा हमें सुसंगत हल नहीं है ये कहा गया है। तो कोई भी हल हमारा सुसंगत हल नहीं होगा, कोई आधारित हल सुसंगत हल तब नहीं होगा जब उसमें कोई वेरिएबल नेगेटिव आता हो। तो यहाँ पे जो सी है इसमें x का मान -2 आ रहा है, तो ये हमारा आधारित हल तो है लेकिन सुसंगत हल नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड सी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 53, इसमें हमें दिया हुआ है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या z बराबर 5x + 7y में ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशंस के ऊपर ये जो ऑप्शन है ये हमें पूछे गए हैं
तो पहले हम इनके डायग्राम की हेल्प से इसको देखेंगे। तो यहाँ हमें दो वेरिएबल दिए हुए x और y, एक को हमने x मान लिया और एक को हमने y मान लिया। अब इसे इक्वल ले तो x का मान 0 रखें तो y का मान हमें 6 मिलेगा, ऐसे y का मान 0 रखें तो x का मान हमें 6 मिलेगा। तो ये दो पॉइंट मिल गए हमें 6 0 और 0 6, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारी लाइन होगी x प्लस y लेस एंड इक्वल 6। तो लेस एंड इक्वल की है तो इसका जो एरिया होगा वो हमारा ये होगा। यहाँ पर ये कंडीशन है, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा हमें 1, तो यहाँ पे हमारा कहीं 1 होगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा हमें 3/2, तो ये यहाँ कहीं होगा हमारा पॉइंट, इसको हमने मिला दिया। ये हमारा कैसा दिया हुआ है, ग्रेटर एंड इक्वल का, तो इसका जो एरिया होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। ये दो पॉइंट है हमारे। तीसरा, x का जो मान है वो 3 है, 3 से ग्रेटर देन है, तो 3 हमारे पास में ये पॉइंट जो है हमारा x का ये 1/2, तो इसका और इतना हमारा इस साइड में होगा। ये हमने एक लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। ये हमारी x ग्रेटर एंड इक्वल 3, तो इस 3 के लिए है तो हमारे पास में ये जो एरिया होगा इस एरिया के पास हमारी वैल्यू है। दूसरा हमारा y का मान 3, तो y का मान जो 3 है वो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू 3 के लिए, तो इसके लिए हमारे पास में 6, इसका हाफ और एक हमारी ये लाइन है। तो यहां पर यदि हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान भी हमें 3 मिलेगा। तो ये पॉइंट जिसके ऊपर कट कर रहा है, x का मान 3 वाला, y का मान 3 वाला, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। x का मान 3, y का मान 3, y का मान 3, x का मान 3, तो ये तीनों एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे। तो मान लिया हमने ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों हमारे कट कर रहे हैं। अब y का मान 3, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। x का मान 3, तो हमारे पास में ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, ये हमारा एरिया। तो ये सभी इस पॉइंट के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल रहा है जिस पॉइंट के ऊपर ये सभी मान एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें इष्टतम हल मिलेगा। अब इष्टतम हल हमारा अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। ओके, यहाँ हमें ना तो मिनिमम कहा ना उसने मैक्सिमम कहा, तो वो मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम मिल जाएगा, वो मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ हमें मिनिमम भी मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन भी हमारी एरिया को बता रही है, ये वाली भी एरिया को बता रही है, ये वाली भी हमारे पास में इस पे आ रही है पॉइंट। तो एक पॉइंट मिल रहा है, तो हमें यहाँ मिनिमम होगा तो मिनिमम, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ न्यूनतम या अधिकतम हमें जो भी दिया हुआ होगा वो हमें यहाँ z का मान मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 54, इसमें हमें रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के अंदर कंडीशंस दी हुई है। तो यहाँ z है वो मैक्सिमम के अंदर दिया हुआ है और ये इसकी वैल्यू दी हुई है, हमें कंडीशंस हमें ये दी हुई है, और यहाँ पर x1 x2 हमें ग्रेटर एंड इक्वल 0 दिया हुआ है। तो इसे इष्टतम हल होने के लिए x1 और x2 के मान क्या होने चाहिए। इष्टतम का मतलब जैसा z पूछा जाए उसका वैसा मान देना। यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो इष्टतम का मतलब सबसे ज्यादा मान मिले हमें। तो यहाँ यदि हम देखें तो x1 तो हमारा नेगेटिव है और x2 हमारा पॉजिटिव है, तो ये x1 20 और x2 हमारा 0, तो ये तो हमें नेगेटिव में देगा। तो ये नेगेटिव के अंदर कितना मान दे रहा है वो हम बाकी के ऑप्शन को देख के चेक करेंगे। यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल सकता है, यहाँ पे x1 तो हमारा 0 और x2 का मान 16, तो ये हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पे यदि हम इसको चेक करें। और बाकी हम देखें कि ये इष्टतम हल है या नहीं, इसको तो सबसे मैक्सिमम दे रहा है इन ऑप्शंस के अंदर, और यदि ये ऑप्शन बाकी के समीकरण को भी सेटिस्फाई कर देता है तो ये हमारा इष्टतम हल हो जाएगा। तो इसमें हम x की जगह 0 और x2 की जगह 16 रखें तो 80 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास में किसी एक लाइन को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, बाकी दो को ही करे या न करे। अब यहाँ पे x1 और x2 हमारे पास में ये कंडीशंस है, तो x2 हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 आ रहा है,
x1 भी हमारे पास में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है वो क्या आ रही है 0 16। तो ये हम चेक देख करके भी राइट आंसर निकाल सकते हैं। और वैसे यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक को हमने x1 ले लिया, एक को हमने x2 ले लिया। एक बार x1 0 रखेंगे तो x2 का मान बनेगा हमारे पास में 16, तो 16 हमने यहाँ पे ले लिया। 0 16 और एक बार हमने x2 को 0 लिया तो ये बना हमारा 40, तो 40 0। नेक्स्ट जो हमारी है x1 हमने 0 लिया तो x2 का मान 20, तो ये इससे ऊपर होगा 20, तो ये इसका हाफ होगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में वैल्यू आएगी। अब x1 और x2 हमारे ग्रेटर एंड इक्वल है, तो ये जो पॉइंट है हमारा 0 और 16, क्या 0 और 16 इसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एक पॉइंट हमारा 0 और 16 है। अब यहाँ पे हम डायग्राम देखें, यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है ये 40 0 हमारे पास में ये होगी 2x1, तो ये हमारा लेस एंड इक्वल है, तो इसका जो एरिया होगा वो हमारा ये एरिया हो जाएगा और इसके कारण जो वैल्यू है वो भी हमारी अंदर की तरफ होगी। तो ये जो हमारे पास में पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा कर्व्स के लिए एक तो ये पॉइंट मिला और एक मिल रहा है हमारा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर y का मान मैक्सिमम है बजाय इसके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा 0 16 हो जाएगा। तो ये हमने डायग्राम की हेल्प से भी देख लिया और इसे हमने ट्रिकली भी देख लिया, तो इसका जो इष्टतम हल होगा वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 55, इसमें हमें दिया हुआ है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। इसमें हमें मैक्सिमम दिया हुआ है z का मान 2x 3y और हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा गया है। तो वेरिएबल हमारे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को हमने ड्रॉ किया, एक हमने x को किया, एक हमने y को किया। अब x प्लस y, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें 1 मिलेगा, y का मान 0 रखेंगे x का मान हमें 1 मिलेगा और ये हमारे लेस एंड इक्वल है, तो ये हमारा एरिया बन गया। दूसरा x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, y का मान 0 रखेंगे x का मान 2 आएगा। ये हमारे पास में लाइन आ गई, ये ग्रेटर एंड इक्वल के अंदर है, तो ये हमारे पास में एरिया होगा। अब इस डायग्राम के अंदर x और y के मान हमारे इस डायरेक्शन में, अब ये अंदर की तरफ कह रहा है, ये बाहर की तरफ कह रहा है, तो इसमें तो कोई ऐसा एरिया नहीं आ रहा जो इन सबको सेटिस्फाई करे, तो इसके अंदर हमें कोई हल नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 56। इसके अंदर हमें दो भोजन x1 और x2 के लिए हमें जो डाटा है वो ये डाटा दिए हुए हैं। भोजन पर व्यय हमें निम्नतम रखने हैं, तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, उसका हमसे गणितीय स्वरूपण पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है, इसका मिनिमम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम। तो ये दो हमारे मैक्सिमम के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है, तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू हमारी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें मिनिमम के अंदर दो केस बचे, मिनिमम के ये दो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है कीमत, क्या हमें मिनिमम रखनी है, इसकी व्यय, मतलब जो कीमत जो हम चुका रहे हैं वो हमें मिनिमम रखना है। तो ये हम मिनिमम रखना चाहते हैं, तो एक को x1 और एक को हम x2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें पैसे दिए हुए हैं, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो कीमत के अंदर इसे हम z का फंक्शन मान लेंगे, तो मिनिमम हमारा z और यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू है z की, ये बनेगा हमारा 0.6 x1 प्लस 0.21 x2। तो यहाँ पर इसमें भी हमें ये वैल्यू दी गई है और यहाँ पर भी हमें ये वैल्यू दी गई है, तो दोनों में ये तो हमारा ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है कंडीशंस, तो ये कंडीशंस को यदि हम चेक करें तो जो रेशियो है वो रेशियो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट होगा हमारा x1 प्लस 2x2 और इसका मान हमारा 3 से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। तो
तो ये x1 प्लस 2x2 ग्रेटर एंड इक्वल 3 और इसमें हमारा लेस एंड इक्वल 3 आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा मिनिमम के लिए, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 57 है, इसमें हमें रैखिक प्रोग्रामर समस्या दी हुई है, मैक्सिमम z की वैल्यू दी हुई है, कंडीशंस हमें दी हुई है और इन कंडीशंस के लिए जो हमारा लेखा चित्र है, तो इसमें जो हमारा लेखा चित्र होगा वो और हम बनाएंगे, मिस हो गया। तो इसका हमें ये डायग्राम दिया हुआ था, क्वेश्चंस के अंदर ही हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। अब हमसे इष्टतम हल पूछा गया है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये सभी कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा वो हमारा इष्टतम हल होगा। तो ये ग्रेटर एंड इक्वल है हमारे पास में, ये कंडीशंस आ रहे हैं, ये हमारे पास में कंडीशंस हैं। तो एक तो हमारा पॉइंट है ये जिसके ऊपर ये सभी कंडीशंस आ रही है, एक हमारे पास में पॉइंट है ए और एक है हमारा पॉइंट बी। तो अब इसके अंदर हमें इष्टतम हल जो चेक करना है वो हमें चेक करना है यहाँ पे। तो एक जो हमें z का मान दिया हुआ है, उस z की वैल्यू के ऊपर हमें ये मान रखने होंगे। तो C पॉइंट हमारा 0 और 38 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 38 से मल्टीपल होगा 11। B पॉइंट हमारा 44 और 16 का है, A पॉइंट हमारा 52 और 0 का है। तो इन सबको हम मल्टीपल करेंगे और जिसका मान हमारा मैक्सिमम आएगा वो हमारा इष्टतम हल यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है हमें B का मान, ये 44 और 16 को हम जब मल्टीपल करेंगे तो सबसे ज्यादा मान हमें ये B देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो B हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, x की जगह ये मान, y की जगह ये मान रखेंगे, x की जगह ये, y की जगह ये, x की जगह ये, y की जगह ये, z के अंदर, तो जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वो हमारा इष्टतम हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 58 और इसमें हमें दिया हुआ है z का मान मिनिमम दिया हुआ है x1 प्लस x2 के लिए निकालना है हमें। ये हमें कंडीशन दी हुई है और इसका हमें इष्टतम हल पूछा गया है। तो इष्टतम हल के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक हमने x1 मान लिया, दूसरे को हमने x2 मान लिया। यहाँ x1 हम 0 रखेंगे तो x2 का मान हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 12 मान लिया, 0 12। x2 को 0 रखेंगे तो x1 का मान हमारा 6 होगा। तो यहाँ पे हमने कहीं 6 और 0 मान लिया। ये हमारे पास में लाइन आ गई, ये ग्रेटर एंड इक्वल है, तो ये हमारे पास में इसके डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन, यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 का मान होगा हमारा 74 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 9 से थोड़ा ज्यादा होगा हमारा। तो ये हमारे पास में 12 है, तो ये पॉइंट हमने मान लिया 0 9 का कहीं। फिर x2 को 0 रखेंगे तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास में 1 और 15 से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ हमने कोई पॉइंट मान लिया लगभग इसके जैसा, तो 74/5 और 0 बना। इन दो पॉइंट्स को हमने मिला दिया। ये भी हमारा ग्रेटर एंड इक्वल है, तो इसकी भी डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो x1 0 रखेंगे तो x2 का मान हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 4 मान लिया, 0 4। x2 का 0 रखेंगे तो ये 24 मिलेगा। तो 24 इससे थोड़ा सा पास में होगा, दोनों को हम मिलाएंगे। ये भी हमारे बाहर की तरफ डायरेक्शंस बनेगी इसकी भी। तो ये सभी एक साथ जिस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये भी जा रहे हैं, ये भी, तो सभी आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। और ये कौन सी है, इन दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। कौन सी लाइन का, जिसपे 0 9 और 0 12 आ रहा है। तो 0 12 हमारा इस पे आ रहा है और 0 9 हमारा इसके समथिंग आ रहा है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, जो पॉइंट होगा वो हमारा इष्टतम हल होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए x2 हम दोनों समान करने के लिए हमने इसको 8 से मल्टीपल कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे। तो 16 में से 5 गए तो हमारे पास में मिलेगी 13x1 और यहाँ इसको 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 96
माइनस 74, ये आ जाएगा हमारे पास में 22। तो x1 का जो मान आएगा हमारा वो आएगा 2। तो जिस ऑप्शन में x1 2 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 दिया हुआ है। अब चेक कर सकते हैं हम कि y का मान हमारा 8 आ रहा है ना, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा हमारे पास में, तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 59 दिया हुआ है, इसमें हमें समीकरण दी हुई है दो, और x1 x2 x3 x4 सभी हमारे नॉन नेगेटिव है के गुणांक मैट्रिक्स जो कॉलम्स के अंदर हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 दिए हुए हैं। तो b1 के संगत जो हमारा आधारी हल है वो हमसे पूछा गया है। तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 कैसे निकालते हैं, जो भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है उनके कोफिशिएंट लेते हैं। तो पहला हमारा ये 2, फिर 6, फिर 2, फिर हमारा 1, ऐसे इसके अंदर 6 4 4 और 6, ये हमारे पास में मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले को हम अल्फा 1 फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें केवल अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए लिया है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 6 6 4 वाली। अब हमें इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान जो होगा वो होगा हमारा x1 x2, क्योंकि हमने अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए लिया है तो x1 x2 हो गया। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, 1 AD माइनस BC। ये जो है हमारे पास में, इनको इंटरचेंज कर दो, तो D A इनके साइन चेंज कर दो, ये हमारे पास में इसकी इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इसको मल्टीपल करेंगे 8, इसको मल्टीपल करेंगे 36, तो 36 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28, तो माइनस का 1/28। इनको इंटरचेंज करना है, ये हमारा 4 ये हमारा 2, ये इन पे साइन चेंज करने हैं, और फिर जो बेस हमें दिया हुआ है वो बेस रखना है। तो बेस क्या दिया हुआ है हमें, इक्वल की जो वैल्यू है वो बेस में आएंगी, तो ये हमारा 3 और ये हमारा 2। इन्हें सोल्व करने पे जो मान आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ x3 x4 हमने नहीं लिया, उनको हम 0 लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा माइनस का 1/20 है, ये हमारा 12 ये हमारा 12, तो 0, ये हमारा माइनस का 18 और ये हमारा प्लस का 4, तो माइनस का 18 में प्लस का 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 14 बनेंगे। माइनस 1/20 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0 1/2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 का मान 0, x2 का मान हमारा 1/2, x3 x4 नहीं है तो उनको हम 0 0 लेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा केवल ऑप्शन 1 में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 60, क्वेश्चन 60 में हमें दिया हुआ है कि दी गई समीकरण, ये हमें समीकरण दी हुई है और x3 हम अनाधारी या नॉन बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं। तो जो भी हम अनाधारी लेते हैं, मतलब हमने बेस में लिया ही नहीं, इसका मतलब जो बेस में नहीं लिया, x3 x4 नहीं लिया, तो उसको 0 लेना है। तो यहाँ x3 को हम 0 ले रहे हैं, तो उसके लिए आधारी हल पूछा गया है हमसे। तो यहाँ हम इसको कंप्लीट सॉल्व करके वैल्यू निकालें, या फिर हम डायरेक्टली चेक कर ले कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमें ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा राइट होगा, जो नहीं करेंगे वो हमारे हट जाएंगे। तो क्वेश्चन 60 के अंदर हम यदि 5/6 यहाँ रखें और 11/12 यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/6 प्लस ये 4 से मल्टीपल होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 11/3 दोनों को ऐड करेंगे तो 22 और 5 27/6 होगा, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हट गया। ऐसे इसको हम चेक करेंगे तो 5/7 ये बनेगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो 5/7 इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो 11/7, तो 11 5 बनेंगे 16 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कभी भी 3 नहीं आएगा, तो ये भी हमारा हट गया। यहाँ पर इसको चेक करें तो ये हमारा 5/8
प्लस इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 11/4, तो ये 22, 27 में ऐड कर डिवाइड करेंगे तो 3 कभी नहीं आएगा, ये भी हट गया। इसको हम चेक करें तो ये हमारा 5/9 और 11 से ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा हमारा 11/2 हमारा ये, और ये कैंसिल होगा तो 11, तो 22 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे बनेगा हमारा 9। ओके, इसको कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22, 5, 27 होगा, 9 का डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो एक ऑप्शन तो हमारा राइट होगा इसमें, तो वो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ 3 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसी टाइम इसको राइट कर देते हैं, हमने केवल चेक किया है कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ये बाकी की समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये थे हमारे एलपीपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी इस सीरीज के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं, और इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन हमारा जाए। और जो स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपको एग्जाम के अंदर क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो देखो एक तो जो मैथ का जो पेपर है, सबसे पहली बात ये कि मैथ के पेपर में हम कंप्लीट 50 क्वेश्चंस करने हमें, वो भी 90 मिनट्स के अंदर, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो उसके लिए मोस्टली जिनके हम वैल्यूज डायरेक्टली याद रख सकते हैं उनके हम डायरेक्टली याद रखें। उसके बाद जो क्वेश्चंस हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड के अंदर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप सबसे कम टाइम में कर रहे हैं, जैसे 1 मिनट से भी कम टाइम में जिस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं वो आप फर्स्ट राउंड में लें। जैसे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होगा तो उसके ऊपर आप एक गोला बना दें। ओके, एक गोला बना दें जिसको आपको आता तो है लेकिन वो थोड़ा लंबा है, उसको आप गोला बना दें, उसको बाद में करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो हमें आते ही नहीं है और लेंथी भी है तो उनके ऊपर आप डबल बना दो। इससे बनाने से क्या होगा कि जैसे हम बाद में देखेंगे तो हमें पहले से हाईलाइट हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो वहां पर हमारे टाइम कम हमारा खर्च होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो बड़े तो है, पहले तो आपने फर्स्ट राउंड कर लिया जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस करने जिन पे आपने एक बार राउंड किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते हैं थोड़े लेंथी हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर यदि आपका टाइम बचता है तो 10 क्वेश्चन तो हमें छोड़ने हैं, तो जो सबसे ज्यादा लेंथी है वो क्वेश्चन तो हमें छोड़ने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया और फिर आप ओमार शीट को डार्क कर रहे हैं, ऐसे आप 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 बार आप ओमार शीट को डार्क करेंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा, और मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप एक एक पेज के अंदर जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं दोनों तरफ, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके फिर आप ओमार शीट को डार्क करें, तो वहां पर हम एक साथ 8-10 क्वेश्चंस को डार्क करेंगे तो टाइम थोड़ा हमारा कम होगा। या फिर हम एक काम करें कि फर्स्ट राउंड में हम जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए उन सभी को फिर बाद एक साथ हम ओमार शीट में कर लें, और लास्ट के टाइम के अंदर यदि हम कर रहे हैं तो लास्ट टाइम के अंदर हम एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम ओमार शीट को एक एक के साथ हम डार्क कर सकते हैं। तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग के अंदर ही हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किया और उसको हमने डार्क कर दिया, सेकंड किया डार्क किया, थर्ड किया डार्क किया, तो ऐसे हमारा काफी टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको एग्जाम के अंदर ध्यान में रखने हैं। इन पॉइंट्स को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम 90 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इस सीरीज के अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे जो बनने वाले थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने लिए हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमसे छूटा हो। तो जैसे ही आपकी एग्जाम होती है उस एग्जाम के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसे लगी और आपके कितने क्वेश्चन इस सीरीज के द्वारा अटेम्प्ट हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।